वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने निबंध की जो हेडिंग पढ़ी कि आईएएस टॉपर बनने में निबंध की भूमिका, निबंध मतलब ऐसे, ठीक है, उसकी भूमिका और उस एक बेहतरीन निबंध लिखने की रणनीति क्या होनी चाहिए। आज की कक्षा में हम इस पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिस्कशन करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज अनअकैडमी देश भर में यूपीएससी सीएससी के क्षेत्र में इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। यदि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों? आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, जिसके माध्यम से आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आंसर पोल की सुविधा भी आपको मिलती है। इसके अलावा आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। इसका क्या मतलब है? यानी कि पीटी और मेंस के सिलेबस के हिसाब से अनअकैडमी ने अपने पूरा जो कोर्स है उसको स्ट्रक्चर किया है। इसके अलावा आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की सुविधा मिलती है, जिसके माध्यम से आप जो अपनी कमियां हैं उनको जान सकते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी कॉम्बैट का आयोजन होने जा रहा है 28 फरवरी को। आज 14 फरवरी को चल रहा है, उसके बाद 28 फरवरी को होने जा रहा है। तो दोस्तों, बढ़ चढ़ के उसमें भागीदारी कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और रेफरल कोड यूज करते समय आप ललिता YT का यूज करें। इसके अलावा दोस्तों, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। इसका क्या मतलब है? यानी कि यदि एक बार आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप मेरे साथ अनअकैडमी के हर एजुकेटर की उस संबंधित कोर्स के हर एजुकेटर की वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चाहे वो लाइव वीडियो हो या रिकॉर्डेड वीडियो हो। तो दोस्तों, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें, ललिता YT कोड का यूज करें। अनअकैडमी पे आपको देश के सबसे बड़े एजुकेटर पढ़ाते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें दोस्तों, और जो एंड्रॉयड यूजर हैं वो गूगल प्ले से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और एप्पल यूजर एप्पल ऐप स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। दोस्तों, कल सोमवार से शाम 5 बजे से मैं स्पेशल क्लासेस में पॉलिटी की एनसीईआरटी एकदम बेसिक से आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। आप मुझे स्पेशल पे जाके सुन सकते हैं और अपना जो आधार है, तैयारी का आधार है एनसीईआरटी, उसको कवर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा एनसीईआरटी पढ़ाने का तरीका बिल्कुल यूनिक होगा। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक अवधारणात्मक समझ आपकी बनाती चलूंगी। इसके साथ ही जो उस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगी, जिससे आपका काम आसान हो जाए और आप केवल अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाएं। तो दोस्तों, कल शाम 5 बजे स्पेशल क्लासेस जो बिल्कुल फ्री होती हैं दोस्तों, वहां पे जाके आप मेरी एनसीईआरटी की क्लासेस को सुन सकते हैं। दोस्तों, मैं ललिता, मुझे यूपीएससी के साथ ही एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 7 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है। जहां तक सिविल सेवाओं के क्षेत्र में मेरे अनुभव की बात की जाए तो मुझे यूपीएससी के साथ अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस देने का अनुभव है। मुझे इंटरव्यू का भी अनुभव है। मैंने अपना एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है, और मैंने अपना यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में ही किया है। इसके अलावा जहां तक बात की जाए यूपीएससी और अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के वैकल्पिक विषय की, तो वो मेरा इतिहास रहा है, हिस्ट्री रहा है दोस्तों, ठीक है। और ये मैं क्यों बताती हूँ? तो जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हिस्ट्री को बेहतरीन तरीके से कैसे पढ़ा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल unacademy_lalita_kumari पे जाके फॉलो कर सकते हैं। क्लास से रिलेटेड आपका कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे ललिता दहिया से मुझे सर्च करें और मेरी स्पेशल क्लास को सुने। अनअकैडमी ने कम्प्रीहेंसिव तरीके से अपने पूरे सिलेबस को डिजाइन किया है, जिसमें आपको मिलती है पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनसीईआरटी समरी जो कि कल हम स्पेशल पे करने वाले हैं दोस्तों, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, इसके अलावा करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी एंड आंसर राइटिंग कोर्सेज। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के 2 माध्यम होते हैं। पहला माध्यम है प्लस सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन आप 6 महीने से लेके और 3 साल तक का ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो नए बच्चे हैं उनको बिल्कुल ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए ज़्यादा समय के लिए, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी की तैयारी में समय लगता है। तो यदि आपके पास एक लंबा अनुभव रहेगा चीज़ों को पढ़ने का, तो फिर आप बेहतर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे दोस्तों, यदि आप 3 साल का मात्र 90,000 आपको देना होता है, लेकिन यदि आप ललिता YT कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलेगा और आपको मात्र 3 साल का
81,000 ही देना होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यदि आप मेरे मार्गदर्शन में अपनी यूपीएससी की तैयारी को आसान बनाना चाहते हैं तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप 1 साल से लेकर 3 साल तक का ले सकते हैं दोस्तों। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी यदि आप ललिता वाईटी कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। याद रखिए दोस्तों, ये 10% जो 10% डिस्काउंट है ये मात्र फरवरी महीने के लिए है। फीस बढ़ने वाली है मार्च से, तो शीघ्र जो है आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें। अनअकैडमी कॉम्बैट का आयोजन होने जा रहा है जो मैं बता चुकी हूँ। 60 क्वेश्चन 60 मिनट 14 फरवरी यानी कि आज चल रहा है और 28 फरवरी को। तो जल्दी से जल्दी आप जो है अपना एनरोल कराइए। और एनरोल कराने से पहले दोस्तों ललिता वाईटी कोड का यूज करें। इसके अलावा जो कॉम्बैट में जो विनर होंगे 1 to 10 जिनकी रैंक आएगी उनको 1 मंथ का यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा दोस्तों। अनअकैडमी बहुत सारे बैचेस लॉन्च करने जा रही है। 12 फरवरी से कंप्लीट 1 ईयर जीएस बैच कोर्स, कंप्लीट 2 ईयर एंड एनसीईआरटी बैचेस फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स फॉर 12 फरवरी से जो है ये शुरू होने जा रहे हैं। अनअकैडमी आपके लिए ऑप्शनल के साथ आइकॉनिक जीएस और ऑप्शनल के साथ प्लस जीएस को दोनों को कंबाइंड करके आपके लिए प्रोग्राम लेके आई है जिससे आप जीएस के साथ अपने ऑप्शनल की तैयारी को भी बेहतरीन बना सकें। यहाँ आप 1 साल से लेके 3 साल तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दोस्तों। और यदि आप यहाँ भी ललिता वाईटी कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों जैसा आज की कक्षा की शुरुआत में मैंने बताया कि आज हम ना निबंध लेखन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, निबंध यानी कि एस्से आखिर क्यों हमारी जो तैयारी है या जो हमारा सिलेक्शन है या सबसे परफेक्ट शब्द मैं कहूंगी हमारी रैंक यदि कोई चीज डिसाइड करती है तो वो एस्से है। ठीक है, यदि आपने एस्से और अपने ऑप्शनल को बेहतरीन तरीके से संभाल लिया तो आपका सिलेक्शन भी होगा और आपकी रैंक भी लगेगी। तो आज की क्योंकि हमारी क्लास निबंध पे है तो हम निबंध के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट को लेकर चर्चा करेंगे और आप इस चर्चा के बाद समझेंगे कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं यदि आप निबंध को अपनी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर नहीं रख रहे हैं तो। ठीक है, सबसे पहले हम छोटी सी बात करते हैं कि निबंध क्या है। एनी गेस निबंध क्या है? निबंध बचपन से हम लिखते आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं अचानक से यूपीएससी ने एक नया जो है चीज ला दी निबंध और हम बिल्कुल अनजान हैं। बचपन से हम लोग निबंध लिखते आ रहे हैं। गाय पे निबंध तो सबको ही याद होगा और माय बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे सब लिखते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम बचपन से लिखते आ रहे हैं। ठीक है, तो निबंध का एक मोटा मोटा आइडिया हमें है, लेकिन यूपीएससी कैसे डिफरेंशिएट हो जाती है, कैसे किस चीज की डिमांड करती है वो एक बेहतरीन एस्से को लिखने से पहले इन सब चीजों का आपका ख्याल यूपीएससी में थोड़ा विशिष्ट तौर पे रखना होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर निबंध की बात की जाए तो बेसिकली निबंध क्या है? तो निबंध विचारों का, भावनाओं का, कल्पनाओं की भूमि पे खड़ा होता है। आपके विचार क्या है किसी स्पेसिफिक जो आपके मुद्दे से रिलेटेड, जो उन्होंने मुद्दा पूछा है उस पे आपके विचार क्या है। ठीक, आपका नॉलेज कितना है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, देखिए आपके पास ज्ञान कितना है, आपके पास नॉलेज कितना है। अब नॉलेज की तो कमी नहीं है, भरे पड़े हो आप लोग नॉलेज से। 4 पेपर आप पढ़ते हो जीएस में, ऑप्शनल आप पढ़ते हो और दुनिया भर की चीजें आप पढ़ते रहते हो, तो ज्ञान की तो कमी नहीं है आपके पास। लेकिन ज्ञान के साथ ही दोस्तों आपका प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन अगर मैं कहूं, प्रस्तुतिकरण कैसा है ये एस्से को दूसरों से अलग कर देता है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या केवल ज्ञान के आधार पे आप बेहतर एस्से लिख सकते हैं? क्या ज्ञान इनफ है बेहतर एस्से लिखने के लिए? तो इस बात को ध्यान रखना कि अकेले ज्ञान पर्याप्त नहीं है बेहतर एस्से लिखने के लिए। आपको दुनिया भर का ज्ञान हो, लेकिन यदि आपकी प्रस्तुतिकरण का तरीका दूसरों से अलग नहीं है, यूनिक नहीं है, उसमें रचनात्मकता नहीं है, इन शब्दों को ध्यान रखिएगा, उन जो आपका एस्से है उसमें रचनात्मकता अगर नहीं है, साथ ही ओरिजिनलिटी नहीं है, ठीक है, ओरिजिनलिटी नहीं है, तो क्या होगा?
आप बेहतर ऐसे नहीं लिख पाएंगे। ज्ञान हो गया, प्रस्तुतिकरण हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव स्किल है, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल का मतलब क्या है कि आपको 1000 शब्दों में अपना एस्से लिखना है। ऐसे में आपको बहुत सारे आयामों को इंक्लूड करना है। तो आप अपने लिखने के तरीके को यदि कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बना पाए तो आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो आपके विचार क्या है, आपके व्यक्तित्व की झलक मिल जाती है ऐसे में। ऐसे देने का मतलब क्या है भाई? ऐसे यदि यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्था ने अपने पेपर में ऐड किया, 250 नंबर का आपको ऐसे दे दिया, तो उसके पीछे उनके कुछ उद्देश्य होंगे ना। आपका नॉलेज चेक करना चाहते हैं वो लोग, आपका कंप्रिहेंसिव स्किल चेक करना चाहते हैं वो लोग। इसके अलावा आप कितना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपको 3 घंटे में 2 ऐसे लिखने हैं, 3 घंटे में 2 ऐसे लिखने हैं। अब कई बच्चे होते हैं कि पहला ऐसे आ रहा है एकदम बहुत ही शानदार तरीके से, उसी को लिख दिया हमने 1.25 घंटे 2.5 घंटे तक, और लास्ट में आते आते सेकंड वाले ऐसे को एकदम भागम भाग में लिखा, ना कोई ड्राफ्टिंग बनाई, ना डाटा का यूज किया, ना हमने दोहे का यूज किया, ना हमने बेस्ट लाइंस का यूज किया, ना उसके आयाम खोले। तो खुद बताइए कि क्या केवल बेहतरीन आपने, मैं मानती हूं कि आपने इतना बेहतरीन ऐसे लिख दिया कि जितना किसी ने लिखा ही नहीं होगा पहला ऐसे, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या एक ऐसे लिखने के आधार पे आप बेहतर नंबर पा सकते हैं यदि आपने दूसरा ऐसे बेहतर नहीं लिखा तो क्या आपका टाइम मैनेजमेंट चेक होता है, आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हैं, और जो आपसे पूछा गया है उन दोनों को आप बेहतर तरीके से लिख पा रहे हैं या नहीं। तो यूपीएससी का निहितार्थ है, उद्देश्य है ऐसे पूछने के पीछे। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों आपके विचार क्या है, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी क्या है, ये यूपीएससी चेक करती है। इसका क्या मतलब है जी, हमारी पर्सनैलिटी कैसे चेक करेगी यूपीएससी? तो दोस्तों आप खुद बताइए, आप अलग अलग मुद्दों पे प्रत्येक व्यक्ति के कुछ विचार होते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी ये चेक करना चाहती है कि यदि हम किसी को सिविल सर्वेंट बनाने जा रहे हैं तो उसके एक्सट्रीम विचार ना हो किसी भी विषय पे, साथ ही वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी क्षेत्र के लोगों के प्रति पूर्वाग्रह ना रखता हो। ठीक है, ये विचार भी दिखेंगे। इसके अलावा वो व्यक्ति किस तरीके से अलग अलग आयामों को समावेशित करता है ऐसे में, ये भी आपका चेक किया जाता है। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का चेक होता है ऐसे। ठीक है, तो बेसिकली ये आधार है ऐसे पूछने के। अब ऐसे क्या है वो हम बता रहे थे। तो भाई ऐसे विचारों का, भावनाओं का, और जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपकी रचनात्मकता है, कल्पनाशीलता है, उसकी भूमि पे खड़ा होता है और लेखक के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने में मदद करता है। वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि ऐसे क्यों ऐड ऑन किया गया हमारे सिलेबस में। ये चीज आपको समझ में आई कि ऐसे के बेस आधार क्या है। अब देखिए निबंध का महत्व क्या है दोस्तों। इस पे ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, 2 तरीके के स्टूडेंट्स को देखा है। एक प्रकार का स्टूडेंट होता है वो भय खाया रहता है, यार ऐसे कैसे लिखेंगे, ऐसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, और दूसरे प्रकार का स्टूडेंट होता है वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि ऐसे तो एकदम लिख ही देंगे, यहाँ प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है, ऐसे में वहीं पे लिखेंगे एक ही बार एकदम। जितना हमारे अंदर ज्ञान है बचपन से लेके बुढ़ापे तक, 30 वर्ष की आयु तक हमने जितना ज्ञान प्राप्त किया है वो सब हम ऐसे के पेपर में लिख देंगे, हमें कोई विशेष तैयारी करने की जरूरत नहीं है, हम तो महारथी रहे हैं ऐसे लिखने के। तो 2 प्रकार के स्टूडेंट पाए जाते हैं और ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है। आप यदि भय करते रहेंगे ऐसे के पेपर से तो क्या आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको भय है तो दोस्तों डर के आगे जीत है। आप उस भय को कैसे दूर कर पाएंगे? एग्जाम तो आपको देना ही है। यदि आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका उद्देश्य आईएएस बनना है, तो ऐसा तो है नहीं आपको भय है तो यूपीएससी जो है ना कहेगी हाँ बच्चा हम ऐसे का पेपर हटा लेते हैं, तुम खुश रहो। ऐसा तो होने जा नहीं रहा है। आपको फेस करना पड़ेगा ऐसे। तो उस भय को दूर कैसे करना पड़ेगा दोस्तों? एग्जाम हॉल में डरने से बेहतर है आप हर 5 से 10 दिन में एक ऐसे लिखते रहिए।
शुरुआती दौर में आपको शर्म आ रही है दूसरों को दिखाने में कि मेरा मजाक उड़ाएंगे लोग, मुझे तो ऐसे ही लिखना नहीं आ रहा है, तो याद रखिए जो आपका चेक कर रहा होगा ना उसे भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो 5 से 10 दिन में आपको एक ऐसे लिखना है, और जब आप 5-6 महीने के प्रोसेस ये काम करते रहते हो, निरंतर सुधार करते रहते हो, तो एक टाइम ऐसा आता है आपको यदि कोई टॉपिक दे दिया जाए आप ऐसे लिख देंगे। तो अपना भय दूर करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों, जो ओवर कॉन्फिडेंट वाले हैं ना, वो ठोकर, वो उनको बहुत तगड़ा झटका लगता है कई बार। ठीक है, जब ऐसे में देखते हैं ना नंबर अचानक से 60 नंबर आ गए ऐसे में, हम तो ये कैसे कर दिया, हमारे साथ तो अन्याय हो गया। तो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है, निरंतरता बनाए रखनी है। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे थे। अब इसका महत्व आप समझिए, जब से ऐसे 250 मार्क्स का हुआ है तो अपने आप इसका जीएस के एक पेपर के इक्विवेलेंट वेटेज है, समझते हैं आप। दूसरी बात आपको दोस्तों याद रखनी है कि ऐसे में आप अधिकतम नंबर पा सकते हो। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाती हूँ। 2016 में अधिकतम जो मार्क्स आए थे ऐसे में वो 176 मार्क्स थे। कितने में से? 250 में से। तो आप समझते हो कितने परसेंटेज हुए, निकाल लेना। ठीक है, और दोस्तों मैं आश्वस्त करती हूं कि यदि आप एक बेसिक अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप औसत आधार पे, औसत की बात मैं कह रही हूं, 150 से 160 के बीच में मार्क्स ला सकते हैं एसए में। 150 से 160 के बीच में, तब जब आप एक, जितनी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए आप उतनी प्रिपरेशन ऐसे में कर लेते हो और ऐसे के पेपर को प्राथमिकता में रखते हो, तो आप बेसिक कितने नंबर ला सकते हो। अब इसको जरा इसकी जरा कंपैरिजन कीजिए जीएस के पेपरों से, जितने भी 1, 2, सेकंड एंड 1, 2, 3 एंड 4 जितने भी हमारे 4 पेपर हैं उनसे इसकी कंपैरिजन कीजिए। यकीन दिलाती हूं जितनी भी मेहनत कर लोगे ना, 120 से 25 तब पहुंचते हो जब आप एक्सट्रीमली ब्रिलियंट की कैटेगरी में आते हो। और मेरी बात पे यकीन ना हो, आप जीएस के जो मार्क्स हैं उनकी पूरी लिस्ट निकाल के देख सकते हैं, और एवरेज स्टूडेंट हो और बहुत ही सतही तरीके से या बेहतर तरीके से भी सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हो, तो आपको मैक्सिमम वहां पे जो जीएस के पेपर है वहां पे 90 से 100 मिलता है, औसतन 90 से 100, और यहाँ पे औसतन 150 से 160 के बीच में आपको नंबर मिलता है। तो आप खुद बताइए, जो जहां पे आपको नंबर इजीली मिल रहे हैं उस पेपर को आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं, और इग्नोर करते हैं बच्चे। और वो जो दो मैंने एंगल बताए ना, भय और ओवर कॉन्फिडेंट, खुद अपने मन में पूछिएगा कि कितने लोग इन दो कारणों से ऐसे को नहीं लिखते हैं। हर 10 दिन में एक ऐसे भी आपको लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो सोचने की जरूरत है। ठीक है, हाल के दिनों में इसका महत्व बढ़ा है दोस्तों। मैंने बताया 250 अंक का होता है, इसमें 150 से 60 थोड़े ही प्रयास से आपको नंबर मिल जाएंगे। जीएस 4 का पेपर हो या जीएस 3 का पेपर हो, आपको जीएस 4 में भी यदि हम देखें तो एक्सट्रीमली आप 120-25 से ज्यादा नंबर नहीं ला सकते, कुछ भी कर लोगे तो, लेकिन ऐसे में आप ला सकते हो 150 से 160 तक बहुत इजीली। और आपका जो यूपीएससी का रैंक निर्धारण है ना, मान लो आपका सिलेक्शन भी हो गया, ठीक है, बढ़िया है, आपका हो जाएगा, लेकिन आपका रैंक निर्धारण में ऐसे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आपको रैंक चाहिए, आपको प्रॉपर आईएएस बनना है, तो आप ऐसे को जो बिल्कुल कहते हैं ना सतही स्तर पे या हल्के में नहीं लेके चल सकते। आपको ऐसे प्राथमिकता में रखना पड़ेगा, उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक रणनीतिक तरीके से ऐसे को आपको संभालना पड़ेगा। और ऐसे ऐसा पेपर है जो आपको क्या फर्श से अर्श पे लेके जा सकता है और अर्श से फर्श पे ला सकता है। उदाहरण स्वरूप 176 थे हाईएस्ट नंबर और 60 थे बिल्कुल मिनिमम मार्क्स, तो खुद बताइए कितने का डिफरेंस हो गया। आप सूची से ही बाहर निकल गए। आपने कितना भी बढ़िया कर दिया जीएस के चारों पेपर्स में, ऑप्शनल में, लेकिन यदि ऐसे ने ऐसे लुटिया डुबो दी ना आपकी, तो फिर क्या होगा, कहीं माथा नहीं फोड़ पाएंगे। इस बात को समझिए, अगर मैं ये बात बोल रही हूं तो आपको ऐसे का जो इम्पोर्टेंस है उसके अनुरूप अपनी तैयारी में उसको जो है शामिल करना पड़ेगा। ठीक है,
बेहतर निबंध लिखने की रणनीति क्या होनी चाहिए दोस्तों? बेहतर यदि हम निबंध लिखें तो उसकी रणनीति भी होनी चाहिए। कुछ क्या रणनीति होनी चाहिए? निबंध के कई हिस्से होते हैं, जैसे आप भूमिका लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद आप मुख्य जो भाग है ऐसे का, और उसके बाद आप निष्कर्ष लिखते हैं। बेसिकली तो ये 3 हिस्से होते हैं। अब निबंध के टॉपिक का चयन कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, अचानक से जो है ऐसे आए आपके सामने, आपने एक इजी सा टॉपिक देखा कि अच्छा महिलाओं के ऊपर ऐसे आया है, तो ये वास्तविकता मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि अरे इस टॉपिक पे तो सब लिख रहे होंगे, हम क्यों लिखें इस पे, हम तो कुछ अलग करते हैं, कुछ बिल्कुल ऐसा यूनिक करते हैं कि एग्जामिनर एकदम देखे और भर के नंबर दे दे। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जिस मुद्दे पे आपकी समझ है, जिस मुद्दे के विभिन्न आयामों को आप खोल सकते हैं ऐसे में, जिस मुद्दे से रिलेटेड आपके पास डेटाज हैं, फैक्ट्स हैं, कुछ अलग थॉट प्रोसेस है, आप उस मुद्दे को चूज कीजिए। तो जरूरी नहीं है कि अगर सब लिख रहे हैं आप उस पे नहीं लिखें तो आपको बेहतर नंबर मिल जाएगा। जबकि प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि मुझे बेहतर लिखना है, ठीक है। तो टॉपिक का जो चयन है, यहीं से आपकी सफलता और असफलता निर्धारित हो जाती है दोस्तों। आपको कम से कम 5 मिनट टॉपिक चूज करने से पहले देना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे देखा और पटापट लिखना शुरू, ठीक है, और बीच में सोचें कि यार ये तो अपराध हो गया, क्या करूं। इतना पछतावा होता है ना यहाँ बीच में पहुंच के, ना तो आप वापस जा सकते हैं ना उस ऐसे को काट सकते हैं, यकीन मानिए। तो जब भी आप ऐसे लिखते हैं तो उसके चयन में आप 5-7 मिनट का समय लीजिए। अब समय क्या लिया कि अच्छा ये मुद्दा मुझे पता है, इसके आयाम मुझे पता है, इसकी शुरुआत मैं कैसे कर सकता हूँ, इसका अंत में निष्कर्ष मैं कैसे कर सकता हूँ, इसका जो मुख्य भाग मैं लिखूंगा उसमें मैं किस किस थिंकर्स को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, किस हिस्टोरिकल इवेंट को ऐड कर सकता हूँ, कैसे चीजों को जोड़ सकता हूँ। तो ये पूरा स्ट्रक्चर का खाका यदि आपके पास है, जो उस ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास है, यदि आप आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ मैं इस ऐसे को बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तभी आप ऐसे लिखें, ठीक है। तो ऐसे के टॉपिक का चयन करने में आप लोगों को क्या समय लेना है, इस बात को समझ के चलो। ये छोटी छोटी बातें आपको लग रही होंगी, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको न करने के कारण कई लोगों का सपना जो है सपना ही रह गया, वो हकीकत में नहीं बदल पाया, यकीन मानिए मेरी इस बात को। उसके बाद दिए गए विषय वस्तु के अर्थ को समझना। जो भी आपसे एक लाइन दे दी, एक टॉपिक दे दिया आपसे, उसकी थीम को आप समझे कि नहीं, इस चीज को मैं आप लोगों को अगली स्लाइड में बहुत अच्छे से बताऊंगी कि कैसे थीम का क्या मतलब है। उसके बाद निबंध की भूमिका दोस्तों, निबंध की भूमिका के ऊपर भी मैं आज चर्चा करूंगी कि निबंध की भूमिका में कैसे रचनात्मकता होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, ठीक है। जब मैं भूमिका वाले पे आऊंगी तो बहुत अच्छे से बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में, और मुख्य भाग में क्या और निष्कर्ष में क्या। तो ये एक निबंध लिखने की रणनीति कि जब हम टॉपिक का चयन करेंगे उसी समय हम देखेंगे इन सब चीजों को, और यदि हम आश्वस्त हैं तो हम लिखना शुरू कर देंगे। धधा के नहीं लिखना है, कभी बीच में आके जो है ना रो पाओ और ना ही चुप हो पाओ, ऐसी सिचुएशन में नहीं आना है, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल विषय का सही अर्थ का मतलब क्या है, मतलब जो हमने थीम की बात की थी दोस्तों, थीम की बात की थी, विषय की थीम को कैसे समझना है। जैसे एक बार यूपीएससी ने ही ऐसे पूछा कि केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमने एक बार में ये पढ़ा, उसके बाद हमारे दिमाग में कई सारे थॉट प्रोसेस आते हैं। ये जो है ना केवल राजनीतिक अधिकार, पहले हमें इस पे सोचना है कि क्या हम यदि महिलाओं को केवल राजनीतिक अधिकार दे देंगे तो महिलाओं की स्थिति सुधर जाएगी। भाई सीधी सी बात है, यदि हमने महिलाओं को सामाजिक अधिकार नहीं दिए, आर्थिक अधिकार नहीं दिए, ठीक है, और जो सामाजिक दायरा है उनको पिछड़े एक तरीके से आधार पे हमेशा रखा है, तो क्या वो महिलाएं अपने राजनीतिक अधिकारों का उपयोग कर पाएंगी? क्या केवल राजनीतिक अधिकार देने से महिलाओं की स्थिति सुधर सकती है? अब दूसरा एंगल है इस ऐसे का, वो भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा कि भाई महिलाओं को राजनीतिक
जब से अधिकार दिए गए, जैसे पंचायतों में आरक्षण दिया गया, 1/3 आरक्षण कॉन्स्टिट्यूशनली जो है प्रोवाइड कराया गया है, बिल्कुल लिखित तौर पे प्रोवाइड कराया गया है 73वें संशोधन द्वारा। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो 2008 का विधेयक था, उसमें प्रयास चल रहे हैं कि संसद में भी आरक्षण मिले। तो आप लोगों को ये पता होगा कि यदि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिए गए तो कुछ हद तक महिलाएं सोशली आगे बढ़ी हैं, इकोनॉमिकली आगे बढ़ी हैं, तो दोनों चीजें इंटरलिंक हैं। यदि हम कहें कि केवल सामाजिक आर्थिक अधिकार दे देंगे तो सब कुछ हो जाएगा, तो वो भी सही नहीं है, और कह देंगे केवल राजनीतिक अधिकार ही दे देंगे तो सारी सिचुएशन सुधर जाएगी, एकदम राम राज्य आ जाएगा, तो वो भी गलत है। तो हमें क्या थीम को समझना होता है। ऐसे की थीम को जब हम समझेंगे तभी हम बेहतर ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक ऐसे पूछा था, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के साथ साथ सकल घरेलू खुशहाली देश की संपन्नता के मूल्यांकन का सही सूचकांक है। कई बार ऐसे दे देते हैं जिसमें ना बिल्कुल आपको लाइन से ही समझ में आता है कि पूछने वाला क्या पूछना चाह रहा है, कि भाई जीडीपी के साथ साथ जो सकल घरेलू खुशहाली है, जब दोनों में बैलेंस होगा तभी एक तरीके से संपन्नता आ सकती है, ठीक है। यानी यहाँ पे इन्होंने संपन्नता को केवल आर्थिक विकास के पैमाने से नहीं नापा, बल्कि संपन्नता का मतलब खुशहाली भी होगा, ठीक है। लोग संपन्नता के साथ खुशहाल भी हों तभी वास्तव में क्या होगा, देश की संपन्नता, देश संपन्नता की ओर बढ़ेगा। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इनको भी हमें मल्टी डायमेंशनल तरीके से कवर करना होगा। उसके बाद दोस्तों एक बार ऐसे पूछा गया कि क्या प्रतिस्पर्धा का बढ़ता स्तर युवाओं के हित में है। जो प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है वर्तमान संदर्भ में, आप खुद देखिए, बचपन से ही प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हो जाती है। बच्चा अभी नर्सरी में है और उसको कि बच्चे फर्स्ट आना है, वो इतना दबाव में आ जाता है। एक बात, क्लास में मान लो 50 विद्यार्थी हैं, आएगा तो एक ही फर्स्ट ना, लेकिन 50 के जो माता पिता हैं वो इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि जो बचपन से ही प्रतिस्पर्धा की भावना से जो मानसिक तनाव है वो उत्पन्न होने लगता है। और यकीन मानिए, यदि कोई ऐसा मशीन आ जाए जिससे हमारे दिमाग में जो तनाव है, जो प्रतिस्पर्धा के कारण जो तनाव है, उथल पुथल है, उसको मापने की कोई मशीन आ जाए ना, वो मशीन फेल हो जाएगी, वो मशीन ना टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि इतना हाई लेवल पे प्रेशर रहता है, इतनी प्रतिस्पर्धा है। तो क्या ये प्रतिस्पर्धा युवाओं के हित में है? इसके दोनों एंगल हमको दिखाने होंगे, ठीक है। जब हम ऐसे, आज तो मेरी सिर्फ एक इंट्रो क्लास है, एक रणनीति की क्लास है दोस्तों, इस चीज को समझिए। मैं ऐसे के ऊपर लगभग 15 से 20 क्लासेस लेके आऊंगी, हमारा पूरा एक कोर्स होगा ऐसे का। और यकीन मानिए, आपने वो 15 से 20 क्लासेस कर ली और अपने स्तर से लगभग 40-50 ऐसे लिख लिए, आप कभी मार नहीं खाएंगे ऐसे के पेपर में। इसके लिए मैं आश्वस्त करती हूँ, क्योंकि मुझे यूपीएससी में हमेशा ऐसे में बेहतरीन मार्क्स मिलते रहे हैं, ठीक है। लगभग 150-155 के बीच में मुझे हमेशा यूपीएससी में मार्क्स मिले हैं, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगी कि क्या मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी। तो प्रतिस्पर्धा, तो ये इस तरीके से हमें टॉपिक की थीम को समझना पड़ेगा, इस पे समय देना पड़ेगा कि क्या इस टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल है, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, मध्य भाग कैसे लिखेंगे, निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, और सकारात्मकता के साथ अपने ऐसे को आगे कैसे बढ़ाएंगे। समझ में आया? तो विषय को समझना बहुत जरूरी है, की पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। अब जैसे आप कोई भी ऐसे लिखते हैं, यदि वो ऐसे एक पक्षीय होगा, तो दोस्तों कभी नंबर नहीं आएंगे, कितना भी आप उसमें भाषण और कितनी भी एकदम लच्छेदार भाषा यूज कर लेना। जितना ऐसे संक्षिप्त होगा, सटीक होगा, ये यहाँ पे लिख रही हूं, देखिए इस चीज को, संक्षिप्त होगा, सटीक होगा, संपूर्ण होगा। संक्षिप्त मतलब आपने जो क्वेश्चन की थीम थी, जो ऐसे की थीम थी, उस थीम को अपने ऐसे में कवर कर लिया साधारण शब्दों में, ठीक है, साधारण भाषा में, और उसके हर एक एंगल को आपने कवर कर लिया संक्षिप्तता के साथ,
ठीक है, 1000 शब्दों में, या आप 1200-1300 तक पहुंच सकते हैं यदि आपकी स्पीड अच्छी है उतने शब्दों में, तो वो एक आधार है बेहतरीन ऐसे का। दूसरा दोस्तों, सटीक होना चाहिए। जो आपसे पूछा गया है आप उसी दायरे में रहे हो, ठीक है, आपने उसी मेन मुद्दे पे चोट की है, ठीक है, आप इधर उधर भटके नहीं हो। सटीकता यदि आपके ऐसे में है तो वो बेहतरीन ऐसे की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब क्या है वो मैं बताऊंगी। जैसे भूमिका में हम प्रश्नवाचक से शुरू करते हैं, तो हम जब भूमिका लिख रहे होते हैं ना, तो दिमाग में चल रहा होता है आईएएस, इस बार तो बन गए, बस ऐसे एकदम हमारे अकॉर्डिंग आ गया। उसमें पूछ लिए 12 प्रश्न पूछ लिए कि क्या यही विकास है, क्या सरकार को जो है और कदम नहीं उठाने चाहिए। जब हम भूमिका पढ़ेंगे तो बताएंगे कि कैसे कैसे भूमिका। अब हमने प्रश्न पूछे थे 12, लिखते लिखते हम 5 का ही आंसर दे पाए, समय हो गया। अब जो है प्रश्न पूछे थे 12, आंसर दिया 5 का ही। एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है, उसे भी पेपर चेक करने के पैसे मिल रहे हैं तो वो ध्यान से पेपर चेक करता है। उसे लगा यार इसने तो 12 क्वेश्चन पूछे थे, मैं तो उत्सुक था ये 12 का आंसर कैसे देता है, ये तो 5 ही दे के खत्म हो गया। तो ज्यादा क्या बोलते हैं उसे, देसी भाषा में कहूं तो शाना नहीं बनना है ज्यादा, कि हम जो है एग्जामिनर को बरगला लेंगे, इस चीज को भूल जाइए आप। तो जो आपने मुद्दे उठाए थे, क्या आप अपने ऐसे में प्रत्येक मुद्दे को कवर कर पाए, उसके एवज में कुछ कुछ फैक्ट, कुछ कुछ तर्क दे पाए? तो ये संपूर्णता दिखाता है आपकी ऐसे की, कि आप शुरू से लेके अंत तक जो आपने क्वेश्चन उठाए सबको कवर किया क्या, जो थीम है उस पूरी थीम को आपने कवर किया क्या, आपका फ्लो कैसा रहा भाई, आपकी क्रमबद्धता कैसी रही, निष्कर्ष कैसा रहा। तो इन सब का बहुत ही निर्णायक भूमिका होती है ऐसे लेखन में। तो संक्षिप्तता, सटीकता और संपूर्णता, इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। एक बार इसको इरेज कर लेती हूँ दोस्तों। अब देखिए एक चीज और बता देती हूँ, जो आपका ऐसे है ना दोस्तों, वो आपको आईएएस बनने का अवसर देता है। क्या देता है? अवसर। तो ध्यान रखना, इस त्रिभुज को याद कर लेना। इस त्रिभुज, यदि आपको अवसर है आईएएस बनने का, तो 2 चीजें, आपका ज्ञान के साथ प्रस्तुतिकरण, ठीक है, प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण में ही सारी चीजें आ जाती हैं कि संक्षिप्त, सटीक, संपूर्ण, कंप्रीहेंशन स्किल, इसके बाद आपका टाइम मैनेजमेंट, वो सब प्रस्तुतिकरण में आ जाती हैं। याद रखिएगा, आईएएस बनने का अवसर यदि ऐसे हमें देता है तो हमें अपने नॉलेज के साथ प्रस्तुतिकरण को बेहतर होगा, और वो एक दिन में बेहतर नहीं होगा। उसके लिए आपको बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने ओरिजिनलिटी को, अपनी रचनात्मकता को विकसित करना पड़ेगा, तब आप एक बेहतरीन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आप लोगों के सामने मैं करना चाहूंगी, एक बार इरेज कर लूं दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट चीजें लगी ना उसको आप नोट डाउन कर लिया कीजिए। देखिए, जब हम ऐसे लिखते हैं तो हमें बहुआयामी होना पड़ता है। यदि हम एक आयामी लिखेंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, हमें बहुआयामी होना पड़ता है। ऐसे के हर एक पहलू के बारे में बताना पड़ता है कि भाई इसका सामाजिक प्रभाव क्या है, आर्थिक प्रभाव क्या है, या आर्थिक आयाम क्या है, राजनीतिक आयाम क्या है, उसके बाद सांस्कृतिक आयाम क्या है, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय आयाम क्या है, और ऐतिहासिक आयाम क्या है। बेसिकली जो आप खुद भी सोचिएगा, हम केवल इतने ही डायमेंशन को सॉल्व कर देते हैं तो सोचते हैं कि हमने बहुत आयाम खोल दिए। नहीं, हमें अपने जो आयाम हैं उनको वर्तमान संदर्भ में जो समस्याएं हैं उनसे भी जोड़ना चाहिए। पहली बात, हमें जो अपने आयाम है उनकी जो है बहुत ज्यादा जरूरत है उनको बढ़ाने की। तो दोस्तों, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अंतरराष्ट्रीय के साथ साथ हम दिखाएंगे आपदा प्रबंधन का आयाम उससे जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि आपदा प्रबंधन वर्तमान समय की जरूरत है। आपदा आज विश्व के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में उभर रही हैं, चाहे वो पर्यावरणीय आपदाएं हैं, चाहे वो चिकित्सीय आपदाएं हैं, कोरोना को देख लो आप, ठीक है। तो आप आपदा प्रबंधन का एंगल भी डालिए अपने
ऐसे में। इसके अलावा दार्शनिक और मनोवैज्ञानिकों की बात कीजिए, आप जब पेपर 4 पढ़ेंगे, एथिक्स पढ़ेंगे, उसमें आप, और इसके लिए आपको अलग से नहीं पढ़ना है, उसमें आप बहुत सारे थिंकर्स पढ़ेंगे, ठीक है। उन्हीं थिंकर्स को हम ऐसे में कैसे यूज करें, ये हमें अपनी जो तैयारी है उसके शुरुआती दौर से ही पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक एंगल को भी ऐड करेंगे, हम भौगोलिक एंगल को भी ऐड करेंगे, हम विज्ञान और तकनीकी को भी ऐड करेंगे कि वर्तमान संदर्भ में विज्ञान तकनीक का कितना महत्व है, ठीक है। बिना विज्ञान तकनीक के विकास के जो आने वाली चुनौतियां हैं उनका समाधान नहीं हो सकता है, और हम इतने इंपॉर्टेंट को एंगल को छोड़ देंगे, तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। और जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन यदि विश्व के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है तो वो है जलवायु परिवर्तन। अब आप सोचिए, जब आप इतने सारे आयामों को अपने एसे में इंक्लूड करते हैं तो एग्जामिनर को आपके एसे में कुछ नया दिखेगा ना, वो सोचने पे मजबूर होगा कि भाई जो बच्चा है, जो सामने वाला लिख रहा है, वो किस तरीके से छोटी छोटी चीजों से ऐसे को जोड़ रहा है, जो नई समस्याएं हैं, जो नई चुनौतियां हैं, और उनका समाधान कैसे हो सकता है, वो सारा जो बातों का समावेशन ऐसे में हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको ऐसे में मार्क्स अधिक मिल जाएंगे दूसरों से। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, हमें दूसरों से बेहतर करना है। ऐसे सेम ही आते हैं, हमें दूसरों से बेहतर करना है। अब आप जाके दोस्तों से कह तो सकते नहीं हो कि यार थोड़ा इस बार ना तुम थोड़ा अच्छा मत लिख के आना, हमको इस बार आईएएस बनना जरूरी है यार, हमारी शादी नहीं हो पा रही है, तुम थोड़ा कम बढ़िया लिखना, तो वो मानेगा तो है नहीं। दूसरों को आप ये नहीं कह सकते कि वो गलत, वो घटिया लिखें। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको बेहतर लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। आपको इतनी रचनात्मकता, इतने मल्टी डायमेंशनल जो है तरीके से अपने ऐसे को लिखना पड़ेगा कि एग्जामिनर मजबूर हो जाए नंबर देने के लिए, और नंबर आपको आएंगे यदि आपने छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा तो, ठीक है। अब देखिए भूमिका पे आते हैं दोस्तों। अब एक एक करके हमने मोटा मोटा देख लिया ऐसे का महत्व, एक बार मैं रिपीट भी करवाऊंगी। तो अब हम भूमिका की बात करते हैं। भूमिका को देखिए, भूमिका सबसे पहले आपकी रोचकता कॉपी जांचने वाले के मन में रुचि पैदा करती है। आपकी जो रचनात्मकता है, वो जब कॉपी जांचने वाला बैठा है ना, वो भी देखता है, उसे भी मान लो उसे नॉलेज बहुत है, दुनिया भर का नॉलेज है, वो विद्वान ही आपकी कॉपी चेक करते हैं, कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा तो बैठ नहीं जाता है। यकीन मानिए जब उसे एक ऐसी स्पेशल कॉपी दिखती है जिसमें यूनिकनेस के साथ लिखी हुई है भूमिका, तो वो चाय पी रहा होता है ना, तो चाय छोड़ के आपकी कॉपी चेक करेगा। वो रचनात्मकता कैसे आएगी मैं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। आईएएस बनने की यात्रा में ये बेहद निर्णायक है। यदि आपकी भूमिका बेहतरीन हो गई, थीम से रिलेटेड हो गई, प्लस यूनिक हो गई, ठीक, तो क्या होगा, एग्जामिनर ध्यान से पढ़ेगा आपके ऐसे को। आधी जंग तो आपने यहीं से जीत ली। आप जैसे बहुत सारे बच्चे, आजकल वेब सीरीज का प्रचलन है, आप वेब सीरीज जब देखना शुरू करते हैं, फर्स्ट वेब सीरीज की स्टार्टिंग में एकदम सस्पेंस से कुछ आ रहा है, कुछ दिख रहा है हमको कि अच्छा मर्डर हो गया, अब ये होगा वो, तो आप में से बहुत सारे बच्चे 8 या 9 एपिसोड देख के ही उठते होंगे, ठीक है, एक जगह से। तो वही सस्पेंस, वही रचनात्मकता और पढ़ने पे मजबूर कर दे, ऐसी भूमिका हमें क्रिएट करनी होगी, ठीक है। और वो समय के साथ कैसे हम विकसित करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। कई तरह से भूमिका लिखी जा सकती है। भूमिका जो है कई तरीके से लिखी जा सकती है। जैसे आप कोई कहानी के माध्यम से भूमिका की शुरुआत कर दें। अब कहानी का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है ना 2 पेज कहानी से भर दिए, मैं तो बड़ा, अब कई लोग खुश हो गए होंगे कि मैं तो बहुत बड़ा बढ़िया कहानीकार हूं, मैं ये तो सर मैं तो एकदम पास हो गया, लिख दूंगा। तो 2 पेज की कहानी नहीं लिखनी है, शॉर्ट स्टोरी। और शॉर्ट स्टोरी ऐसी जो उस मुद्दे से बिल्कुल डायरेक्टली जुड़ी हुई हो, और वो इतनी शानदार तरीके से हो कि उस छोटी सी कहानी में आपने एग्जामिनर को थीम समझा दी, ऐसे की थीम समझा दी, तो इंटरेस्ट बन गया एग्जामिनर का, वो आपके ऐसे को पढ़ेगा, और आपका ऐसे में यदि सारे मुद्दों को कवर किया गया है, बढ़िया सा निष्कर्ष लिख दिया, आपको बढ़िया नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप एक कहानी से शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ बता देती हूँ, मैं जैसे कहानी से, ये मेरा फेवरेट एरिया है दोस्तों, मैं कहानी से ही अपने ऐसे की शुरुआत करती हूँ ज्यादातर।
जैसे यूपीएससी में क्या है ना, 2 ऐसे आपको लिखने होते हैं, पता है आपको, ठीक है। यूपीपीसीएस में, यूपीपीसीएस के भी कई बच्चे मेंस देते होंगे, वहां पे 3 ऐसे पूछे जाते हैं, आपको एक एक घंटे में 3 ऐसे लिखने होते हैं। 3 ऐसों को चूज करना, उनकी ड्राफ्टिंग करना, उनकी जो क्रमबद्धता बैठाना और तीनों ऐसे बेहतर हों, ये सुनिश्चित करना, ये भी टफ है। तो आपकी टाइम मैनेजमेंट, तो जहां पे 3 ऐसे आए तो उसमें आप कुछ यूनिक कर सकते हैं कि भाई एक की भूमिका जो है हमने कहानी से शुरू कर दी, एक की भूमिका हमने दोहे से शुरू कर दी, एक की भूमिका हमने किसी प्रश्नों से शुरू कर दी। तो आप थोड़ी सी आपकी जो आंसर राइटिंग है उसमें जो दिखता है कि भाई बंदे के पास है ना बहुत कला है और ये एकदम महारथी है ऐसे में, ठीक है। तो कहानी से शुरू करते हैं। एक बार इसको इरेज कर लूं फटाफट। देखिए, एक बार ऐसे आया था कृषि के ऊपर, तो मैंने अपनी भूमिका शुरू की थी। और कहानी कहाँ से आती है, आप एड देखते हैं, ठीक है, आप कोई शॉर्ट मूवी देखते हैं, कई बार ऐसे वायरल वीडियोस होते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगी, जैसे कृषि के ऊपर आपने एक ऐड देखी होगी, दूरदर्शन पे वो ऐड आती है बच्चों। आपने ऐड देखा होगा कि एक बच्ची है, वो स्कूल से आती है और स्कूल से जब आती है तो देखती है कि सबसे पहले की दीवार पे एक खूंटी है और उस पे रस्सी टंगी रहती है कि वो रस्सी टंगी है कि नहीं टंगी है, ठीक है। वो रस्सी उसे उस दिन टंगी हुई नहीं दिखती है, तो वो भागी जाती है खेत में। उसके दिमाग में चल रहा होता है कि आज मेरे पिता भी रामू काका और जो मोहन चाचा हैं उनकी तरह कर्ज में दबे होने के कारण फांसी से तो नहीं झूल गए होंगे। वो भागी भागी दौड़ी जाती है अपने खेतों में और जब अपने पिता को खेत में काम करते हुए देखती है तो भाग के अपने पिता के गले लग जाती है और रोती है, ठीक है, और कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए, ठीक है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे हम कृषि से रिलेटेड कोई भी ऐसे आए उसमें हम इस स्टोरी को यूज करते हैं। ये भावनात्मक तौर से आपके ऐसे को डिफरेंशिएट कर देगा दूसरे लोगों से कि आप भावनात्मक तौर पे जुड़ रहे हैं, जो ऐसे की थीम है उसके अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने वही लिखा था कि विदर्भ के एक छोटे से गांव में रहने वाली मुन्नी जब स्कूल से लौट के घर आती है और घर की खूंटी पे टंगी रस्सी को नहीं देखती है तो अचानक ही उसके मन में नकारात्मक विचार कौंधने लगते हैं कि क्या रहीम चाचा, रामू चाचा की तरह आज मेरे पिता भी कर्ज में डूबे होने के कारण आत्महत्या ना कर लें। तो वो भागती हुई जब खेतों में गई और सामने अपने पिता को खेत में काम करते हुए देखती है तो भाग के अपने पिता के गले लगती है। तो यहां से मेरे ऐसे की शुरुआत हुई थी और मैंने केवल कहानी ही नहीं लिखी थी। अब इस कहानी के बाद मैंने कई सारे प्रश्न उठाए थे कि क्या यही है वास्तविक विकास? क्या यही भारत है जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था कि भारत के किसान के सामने ऐसी चुनौतियां आएंगी, ऐसा समय आएगा कि जब किसान को मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ेगी? क्या यही वास्तविक विकास है? क्या सरकार को इस संदर्भ में अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं है? और क्या केवल प्रयास करने से होगा, हमें विज्ञान तकनीक का इस क्षेत्र में उपयोग करने की जरूरत नहीं है? और हम जो किसानों के जो बच्चे हैं उनके मनोविज्ञान को हमें यदि हम समझें तो क्या उनके जो दिमाग है उसमें सकारात्मकता आए? और वो सकारात्मकता कैसे आएगी? जब किसानों का कल्याण होगा। किसानों ने देश की आजादी में जो अपना योगदान दिया, उन्होंने भी सपना देखा होगा कि स्वतंत्रता के बाद एक ऐसा स्वर्णिम भारत बनेगा जिसमें हमें भी जो हमारी मेहनत है उसके बराबर इनकम होगी और हम भी सुकून से रह पाएंगे, हमें भी वास्तविक आजादी मिलेगी। क्या यही वास्तविक आजादी है? तो इस तरीके से आप अपनी भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियां, और ये कहानियां आपको आपके आसपास से ही मिलेगी। जैसे मैंने ऐड से चुरा ली तो आपको आपके आसपास से ही ये कहानियां मिलेंगी। दोस्तों, आप
कहानी के माध्यम से अपनी भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। फिर प्रसिद्ध कथन के माध्यम से कर सकते हैं। आप किसी विद्वान का कोई प्रसिद्ध कथन है उसके माध्यम से अपनी भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। जब हम ऐसे वाली क्लास में पढ़ेंगे तो मैं लगभग 15 से 20 ऐसे आप लोगों को करवाऊंगी प्रैक्टिस सेट के तौर पे, जिसमें मैं भूमिका को अलग अलग तरीके से आप लोगों के सामने लेके आऊंगी, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है। बताऊंगी कैसे। तो आप प्रसिद्ध कथन के माध्यम से शुरुआत कर सकते हैं, चौंकाने वाले तथ्य देके। अब आ जाए विकसित भारत जो है विश्व के उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है विकसित भारत। तो चौंकाने वाले तथ्य क्या हो सकते हैं कि भाई 1% लोगों के पास 60% से अधिक संपदा है, या इतने परसेंट आज भी गरीबी के नीचे हैं, इतने परसेंट बच्चे कुपोषित हैं, भूखमरी है। तो यहां से शुरू कर सकते हैं आप एक चौंकाने वाले तथ्य देके, और उसके बाद आप बता सकते हैं पॉजिटिव आयाम क्या है भारत के और नेगेटिव आयाम क्या है, हमें किस किस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है, और क्या केवल सरकार के काम करने से ही जो है काम चल जाएगा, क्या नागरिकों को सशक्त नहीं होना पड़ेगा, क्या हर समूह को विकास में अपनी भागीदारी नहीं निभानी पड़ेगी। तो इस तरीके से भी आप अपने एस्से को लिख सकते हैं। तो चौंकाने वाले तथ्य देके एक सबसे इजी वो होता है दोस्तों, प्रश्न के माध्यम से डायरेक्ट आपने क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे विकास के ऊपर आया है, कोई भी ऐसे आया, तो आपने प्रश्न के माध्यम से अपनी भूमिका की शुरुआत कर दी। ये सबसे इजी मेथड होता है, और यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन मेथड होता है। ठीक है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रश्न उठा के अपने ऐसे की शुरुआत कर सकते हैं, अर्थ को स्पष्ट करते हुए। जैसे एक ऐसे था ना, यहाँ पे पूछा था, कहाँ गया ऐसे, ये केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं कर सकते, इसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी नकारात्मक धारणा से, नकारात्मक धारणा का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा व्यंग्यात्मक लहजे में आप शुरू कर सकते हैं, ये भी बताऊंगी। लेकिन ये कई बार उल्टा पड़ सकता है। उल्टा कब पड़ सकता है, जब यदि आपका जो एग्जामिनर है वो सक्रिय है, वो सक्रिय है, आलसी टाइप का नहीं है, और वो जो है ना धैर्यशील है, उसमें धैर्य है पढ़ने का, तो आपके पूरे ऐसे को वो पढ़ लेगा और नंबर दे देगा, बढ़िया नंबर भी मिल सकते हैं आपको। लेकिन एक्सीडेंट भी हो सकता है। कैसे, अब आपका जो एग्जामिनर है वो शॉर्ट टेम्पर टाइप का है, उसने देखा क्या यार नकारात्मकता से ही शुरू कर रहा है, तो एक पेज पढ़ा और उसके बाद जो है ना दे दिए नंबर। तो ये रिस्की है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इससे हम बचेंगे थोड़ा सा, इस वाले, ये मेरा पर्सनल मानना है। कुछ लोग इसके विपरीत भी तथ्य दे सकते हैं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमें इससे बचना है। ठीक है, तो मोटे तौर पे हमने देखा कि जो भूमिका है उसके लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और अलग अलग जो लोग हैं उनकी अपनी काबिलियत होती है। जैसे कुछ लोगों को ना दोहे एकदम पढ़े और दिमाग में बैठ गए, और कुछ लोग जो हैं बेचारे दोहे रट रहे हैं कि इस बार तो जो है ना ऐसे दोहे से ही शुरू करेंगे, बढ़िया लाइन से शुरू करेंगे, रटे जा रहे हैं। लेकिन और मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कभी याद नहीं कर पाए, कभी याद नहीं कर पाए जो लाइन्स होती हैं, स्पेशली कविता के फॉर्म में कुछ लाइन्स होती हैं, तो वो फाइनली हार के उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। तो हर व्यक्ति की अपनी काबिलियत होती है। ठीक है, तो आपको अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी कंफर्टेबल जो आपकी सहूलियत है उसके अनुसार आपको अपनी जो भूमिका का स्टाइल है उसको तय करना है। इतनी बात आपको समझ में आई कि हम कितने तरीके से निबंध की भूमिका लिख सकते हैं। अब जो मेन बॉडी होती है, जो मुख्य भाग होता है, मैंने आपको बताया कि लगभग 70 से 80% हिस्सा हमें यहीं पे लिखना होता है। इसमें विषय वस्तु के आयामों को अधिकतम बनाना, आयाम मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ दोस्तों, कहाँ कहाँ आयाम, कि हम इन सारे आयामों का जिक्र कर दें। ठीक है, वो भी सही है। एक तो ये भी मेथड बढ़िया होता है। और कई लोग क्या करें कि सारे आयाम तो खोल दिए, लेकिन उन आयामों को जस्टिफाई करने के लिए उसके पास प्रॉपर तर्क नहीं है। तो दोस्तों मत खोलना सारे आयाम, तो आप भले ही 6-7 पॉइंट खोलो, लेकिन उसके पीछे आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, तथ्य के साथ कुछ तर्क बता दो, जस्टिफाई कर दो अपने पॉइंट को, वो ज्यादा जरूरी होता है। तो यदि आप सारे आयाम खोलने के कंडीशन में नहीं है, और वैसे भी एक एस्से में सभी आयाम नहीं खुलते, हमें एस्से के टॉपिक के आधार पे डिसाइड करना होता है। अब जैसे महिला से रिलेटेड मुद्दा आ गया, तो उसमें आपदा प्रबंधन जोड़ेंगे तो
कुछ अटपटा लगेगा, मतलब वो फिर लगेगा कि बस ये तो ना इसने याद कर लिए 15-20 आयाम और किसी तरीके से बस वो एक तरीके से लिख रहा है, तो वो भी नहीं करना है। इतनी कॉमन सेंस तो हम लोगों में है कि कहाँ क्या चीज बेहतर है वो हम जानेंगे। तो आयामों को अधिकतम बनाने के साथ दोस्तों उसको सटीक तरीके से लिखना, उसको एक्सप्लेन करना, इसके अलावा जो जस्टिफाई करना, एक तरीके से आपने यदि कोई बात कही तो उसके पीछे आप तर्क दे पाए क्या, उसको जस्टिफाई कर पाए क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तार्किकता, मैंने आपको बताया कि तार्किकता आपकी आंसर राइटिंग में, आपके ऐसे में दिखनी चाहिए। ठीक है। और जुड़ाव सभी पैराग्राफ में। अब यहाँ एक पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मान लीजिए अब यहाँ कुछ बोल रहे हैं, यहाँ हम कुछ बोल रहे हैं, यहाँ कुछ बोल रहे हैं और यहाँ कुछ बोल रहे हैं, तो क्या जुड़ाव हो पाया? एक जुड़ाव होना बहुत जरूरी होता है, क्रमबद्धता होनी बहुत जरूरी होती है, ताकि जब एग्जामिनर पढ़े तो बिल्कुल वो फ्लो में पढ़ता जाए और एकदम दे दे नंबर आपको। तो जुड़ाव को आपको ध्यान रखना है। कुछ ना ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिससे आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में आते हैं तो इंटरलिंक कर सकते हैं आप, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी अपनी ऐसे वाली क्लास में। तो मेन बॉडी में आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है समझ में आ गया होगा, और ये सब लिख सकते हैं। मेन बॉडी यदि आपको ज्ञान है और बढ़िया से प्रस्तुतिकरण है तो बहुत इजीली आप लिख लेंगे। इसमें आपको बहुत कलात्मकता दिखाने की जरूरत नहीं होती है, रचनात्मकता हमने स्टार्टिंग में देख ली और एंड में दिखाएंगे। अब देखिए निष्कर्ष पे आते हैं दोस्तों। निष्कर्ष पे आपके अंक को हकीकत में बदलने वाला अंतिम पायदान होता है। जैसे बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका भूमिका बेहतर है, मैं मानती हूं, वहां से इंप्रेस हो गया एग्जामिनर, लेकिन उसने निष्कर्ष तक आते आते कई चीजें पढ़ ली, 5-6 पेज पढ़ लिए, तो जब वो निष्कर्ष पढ़ रहा होता है ना तो उसके दिमाग में वो भूमिका नहीं होती है बल्कि उस ऐसे का फ्लो होता है, और एक जो इम्प्रेसिव जो आपने लिखा है वो चीजें होती हैं। नंबर जो आपको मिलेंगे ना वो भूमिका के साथ ही निष्कर्ष यदि आपका बेहतर है तो आपको नंबर हर हालत में मिलेंगे। आपको अपने निष्कर्ष को बेहतर बनाना ही होगा। यदि केवल भूमिका बेहतर लिख दी, निष्कर्ष बस चलता लिख दिया तो इंप्रेसिव नहीं होगा। आपको बांधना, आप किसी भी चीज का अंत करते हैं तो वो भी आपका बेहतरीन होना चाहिए। कुल शब्द का हमने देख लिया कि भाई लगभग आप 10-15% के आसपास आपने भूमिका लिखी, उसके बाद आपने 70 से 80% यहाँ लिख दिया और 10 के आसपास आपने निष्कर्ष लिख दिया। और ये भी कई तरीके से लिखा जा सकता है निष्कर्ष, जैसे भूमिका कई तरीके से लिखी जा सकती है, निष्कर्ष भी कई तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे? जैसे आप जो है ना समाधान या संभावना पे आधारित निष्कर्ष लिख सकते हैं कि भाई आपने समाधान दिखा दिया, जो समस्या पूछी है उसका समाधान दिखा दिया, या उसके संभावनाएं दिखा दी कि भाई इस तरीके से इस प्रणाली में सुधार हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, आपने संभावनाएं दिखा दी, तो इस आधार पे आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। चेतावनी या संभावित खतरों पर आधारित निष्कर्ष लिख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड मुद्दा है और सरकारें जलवायु परिवर्तन के ऊपर कठोर कार्यवाही नहीं कर रही, यदि इसके ऊपर ऐसे है तो आप चेतावनी में भी लिख सकते हैं कि हड़प्पा जैसी सभ्यताएं भी अतिवाद, अति दोहन के चलते यदि ध्वस्त हो गई तो वो दिन दूर नहीं, यदि हम आज नहीं जागे तो कल का जो अंधकार है वो कोई नहीं रोक सकता। मतलब इस तरीके की एक चेतावनी भी आप बता सकते हैं कि हमें सजग हो जाना चाहिए यदि हम विश्व को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो, और अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए एक बेहतर विश्व छोड़ना चाहते हैं तो चेतावनी के रूप में भी आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को जलवायु परिवर्तन की बात ही चल रही है तो 2 एंगल होते हैं दोस्तों, एक विकास होता है और एक मान लो आपका, एक तो विकास होता है और एक आपका होता है पर्यावरण। ठीक है। अब कोई आपसे पूछे कि ये बताओ भाई विकास इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण इंपॉर्टेंट है, तो कई लोग कहेंगे हमको तो विकास चाहिए जी, विकास इंपॉर्टेंट है। तो भाई इतनी सी बात समझो लॉजिकली, यदि पर्यावरण नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, यदि पर्यावरण नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, और हम नहीं होंगे तो विकास किसके लिए करोगे यार? तो जीवन की मूलभूत पहली शर्त है पर्यावरण।
ठीक है, और पर्यावरण बेहतर होगा तभी ना विकास का फायदा उठा पाएंगे। तो ये लॉजिकल चीजें, ये चेतावनी के तौर पे भी आप अपने निष्कर्ष को समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद संपूर्ण निबंध में आपने क्या लिखा है उसका सार बता सकते हैं। ये ना एवरेज चीज में आता है, एवरेज एंड ऐसे है, आपको इसमें भी अच्छे नंबर मिलेंगे लेकिन एवरेज नंबर मिलेंगे, एक्सट्रीम अच्छे नहीं मिलेंगे, पहले ही बता देती हूँ। भाई आपने निबंध लिखा, उसका सार लिख दिया कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे है, ये बात है, और आपने सार लिख दिया निबंध का, बहुत बढ़िया हो रहा है, और खत्म। तो वो एवरेज में आता है। उसके बाद आप प्रसिद्ध कविता, प्रसिद्ध जो है कविता या प्रसिद्ध कथन के आधार पर आधारित किसी प्रसिद्ध जो है लेखक की कोई लाइन है जो पॉजिटिविटी दर्शाती है तो वो आप लिख सकते हैं। और भूमिका से मिलता जुलता कंक्लूजन आप लिख सकते हैं कि हमने जो भूमिका में लिखा था उस भूमिका में मान लो हमने विदर्भ वाला ही लिखा था तो कंक्लूजन में कह दे कि मुन्नी की जो मानसिक हालत थी वो दूसरे किसानों की ना रहे, इसके लिए सरकार को प्रयास करना होगा, लोगों को प्रयास करने होंगे, जो सिविल सोसाइटी है उसको प्रयास करने होंगे, और हमें अपने विकास का मॉडल ऐसा बनाना होगा कि उद्योगपतियों के साथ साथ किसानों का भी फायदा हो सके। ठीक है, तो इस तरीके की आप को रिलेट करके कर सकते हो, समझे ना आप कि भाई भूमिका हमने, और ये अच्छा भी है, उसे ना एग्जामिनर को याद आ जाएगा, अच्छा हाँ इसे तो बड़ी यूनिक भूमिका लिखी थी, तो उस भूमिका को याद दिलाने के लिए कि सर भूमिका पे बहुत मेहनत की गई है, ऐसे ही आप जो है ना एक बार पढ़ के नहीं छोड़ सकते, हम दोबारा याद दिलाएंगे आपको। तो ठीक है, तो वो कोरिलेशन बनाने के लिए भी आप बढ़िया भूमिका से जोड़ के निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो ये निष्कर्ष के तरीके हो गए दोस्तों, ये आपको ध्यान रखने हैं जब भी ऐसे लिखते हैं हम। आप अपनी जो क्षमता है, आपकी रुचि है, उसके अनुसार आप कोई भी पैटर्न अपना सकते हैं। अब हमने मोटा मोटा देखा कि ऐसे क्या था, ठीक है, ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को याद रहेगी मेरे हिसाब से। अब हमें क्या देखना पड़ेगा दोस्तों, हमें मोटे मोटे तौर पे ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें क्या करना है। तो देखो सबसे पहले ना आप एक डायरी बना लो, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, ये मैं वास्तविकता बता रही हूँ दोस्तों। डायरी बना लो, सामान्य अध्ययन की तैयारी के दौरान ही निबंध हेतु फैक्ट्स, आप जब सामान्य अध्ययन पढ़ते हो पेपर 1, 2, 3, 4 तो बहुत सारे फैक्ट आपको मिलेंगे, 4 पढ़ोगे तो बहुत सारे थिंकर थ्योरीज मिलेंगे, सेकंड पेपर पढ़ोगे तो बहुत सारे गवर्नेंस से रिलेटेड फैक्ट, डेटाज, सोशल जो आपका सोशल जस्टिस वाला पोर्शन है उससे रिलेटेड, इंटरनेशनल जो रिलेशन हम पढ़ेंगे तो उसमें अंतरराष्ट्रीय संस्था है वहां से भी ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आप जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो भी महत्वपूर्ण विचार हैं, तर्क हैं, या कोई स्टोरी आपको बेहतर, अब हमें लगता है ना कि हमने ये स्टोरी देख ली, अब हमको ना ये भूलेंगे नहीं हम, ठीक है, ये हम भूलेंगे नहीं, लेकिन आप 20-25 दिन आपको याद भी नहीं रहेगा कि हमें क्या याद रखना था। ठीक है, तो एक डायरी बनाओ, उसमें आप बेसिक बेसिक फैक्ट, डेटाज, कोई स्टोरी आपको अच्छी लग गई, कोई आपको लाइन अच्छी लग गई कि ये मेरे ऐसे में अगर मैं लिखूंगा तो एक बेहतर प्रभाव पड़ेगा, तो एक ऐसे के लिए स्पेसिफिक डायरी बनाओ। उसके बाद आप प्रमुख जो रिपोर्ट्स एंड फैक्ट्स विचार को शामिल करना, ये हम बता चुकी हूं मैं आपको। निबंध किस तरीके से लिखने हैं, अपनी रुचि वाले टॉपिक को चुनना और उसकी तैयारी करना। अब जैसे क्या होता है, यूपीएससी में आपको 2 निबंध लिखने हैं 2 एरियाज से, आपको ना अपना एरिया चुनना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं वो जन्मजात दार्शनिक टाइप के होते हैं, ठीक है, और वो होना बुरा नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। कुछ लोग होते हैं भाई उनके ना दर्शन उनके पल्ले ही नहीं पड़ता, वो कुछ भी कर लेंगे, वो दार्शनिक चीजों पे नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो उनको अपनी रुचि के अनुसार टॉपिक को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, कि वो पॉलिटिकल इश्यूज पे, कुछ लोग पॉलिटिकल इश्यूज पे बहुत बेहतर लिख सकते हैं, सोशल इश्यूज पे बेहतर लिख सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के, या फिर आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे किसी का ज्योग्राफी है तो वो ज्योग्राफी कल जो ऐसे आ गया उसको बेहतर लिख पाएगा, किसी का हिस्ट्री है या पॉलिटिकल साइंस है वो पॉलिटिकल इश्यूज पे या सोशल इश्यूज पे बेहतर लिख पाएगा। सबसे पहले आपको अपना, यहाँ कहाँ लिखती हूँ, ऊपर लिखती हूँ, 1 मिनट, कहाँ गया मार्कर मेरा, ये रहा। आपको ना अपना एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरा कंफर्टेबल जोन कौन सा है। ठीक है, आपको अपना एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, यकीन मानिए ये बहुत जरूरी है। और उस एरिया को सिलेक्ट करके आप अपने आयामों को बढ़ाइए, आप अपनी भूमिका
20-25 भूमिकाएं लिख लीजिए अलग अलग टॉपिक पे, ठीक है। किसी में स्टोरी लिख दी, किसी में प्रश्न से शुरू कर दिया, किसी में किसी बेहतरीन कविता से शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके की भूमिकाएं, और चयन करना। मैं इस वाले बिंदु को मैंने इतना 5 मिनट क्यों लिखा दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। पछताना पड़ सकता है यदि चयन करने में कम से कम 5 से 7 मिनट का टाइम नहीं दिया तो। भावावेश में आके वहां पे लगा कि यार टाइम कम है, बस ऐसे पढ़ा और लिखना शुरू। नहीं होता है ऐसे, इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। और यदि इस तरीके से आपने कर दिया तो आपको बीच में पछताना पड़ेगा। लिख के दे सकती हूँ आप लोगों को। तो चयन करने में आपको समय लेना है। इसके अलावा जब आप चयन करते हैं, या आपने मान लो चयन कर लिया कि भाई मुझे इस टॉपिक पे लिखना है, उसके बाद रफ पेज आपको ऐसे के पीछे 2 पेज मिलते हैं, उस पे आप छोटे छोटे अक्षरों में भूमिका को बिल्कुल संक्षिप्त में लिख लीजिए। जैसे आपको लिखना है, मैंने जैसे ये भूमिका बताई, विदर्भ में रहने वाली, तो वी में मुन्नी, ठीक है, जब रस्सी। तो इस तरीके से पहला पहला वर्ड्स भी लिख दोगे ना, क्योंकि पूरा लिखोगे तो फिर टाइम चला जाएगा। तो एक रफ बना लो, रफ भूमिका लिख लो, ठीक है। 4 मिनट लगेंगे, 4 मिनट भी नहीं लगेंगे यार, 2 मिनट लगते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन जो आयाम है, मुख्य भाग, जो 70 से 80% हम लिखेंगे, उसके अलग अलग आयाम, राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी, दार्शनिक, राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, दार्शनिक, क्या क्या उसमें आयाम ऐड हो सकते हैं। फालतू नहीं लिखना है कि ये ऐड हो नहीं रहा है और हमने जबरदस्ती लिख दिया, ठीक है। तो क्या क्या आयाम और क्या क्या डेटाज है, डेटा लिख लीजिए। जब ऐसे लिखोगे ना तो याद नहीं आता, इस बात को ध्यान रखिए। डेटाज, एक बार आपको मान लो कृषि है तो कृषि से रिलेटेड आपके पास ना मान लो 5 डेटा, भाई जीडीपी में इतनी भागीदारी, इतने % किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये डेटाज एक जगह लिख लो। कृषि से रिलेटेड कोई बेहतरीन पंक्तियां आपके पास हैं तो उनको जो है ना शॉर्ट में फटाफट लिख लो। आपको ये पूरा प्रोसेस करने में मात्र 10 मिनट लगेंगे। और याद रखिए, यदि आपने ये काम कर लिया ना, फिर आप ऐसे लिख रहे हैं, पीछे से देख रहे हैं कि हाँ मैंने लिखा हुआ है सब कुछ, आश्वस्त भी है कि मैंने जो एक एरिया फिक्स कर रखा है, भाई पीछे लिख रखा है। तो रफ वर्क करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐसे नहीं करना है। चयन करने के बाद हमने जो टॉपिक चूज किया उसका एक रफ लिख लेना है भूमिका मेन बॉडी के पॉइंट्स में, बिल्कुल फटाफट। और निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष में कोई पंचिंग लाइन है, निष्कर्ष हम कैसे लिखेंगे, भूमिका से जोड़ के लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो वो आपको 2-3 लाइन में लिख देना है, ठीक है। अब समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। और ये मैंने क्यों लिखा दोस्तों, 3 घंटे में आपको 2 ऐसे यदि लिखने हैं तो आप इस बात को मान के चलें कि यदि आप 1.5 घंटा डिवाइड करेंगे तो आप दोनों ऐसे के साथ जस्टिस कर पाएंगे। यदि आपने पहले ही ऐसे में अपना समय दे दिया, ठीक है, तो आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे दूसरे ऐसे के साथ। और मैंने क्लास की शुरुआत में भी बताया था, मैं मान लेती हूँ आपने इतना बढ़िया ऐसे लिख दिया कि दुनिया में आज तक वैसा ऐसे कोई नहीं लिख पाया और ना ही कोई लिख सकेगा। मान लेती हूँ, 1 मिनट इरेज कर लूं इसको, मान लेती हूँ कि ऐसा ऐसे लिख दिया कि ना तो आज तक कोई लिख पाया है और ना ही कोई लिख पाएगा। लेकिन आपको नंबर 250 नंबर का टोटल है, तो आधे मार्क्स में से ही उसमें मार्क्स मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये जरूरी है कि हम दोनों ऐसे के साथ जस्टिस कर पाए। और वो जस्टिस कब कर पाएंगे, जब हम टाइम मैनेजमेंट के आधार पे अपने ऐसे को कवर करेंगे। इतनी बात समझ में आई आपको। और ये की पॉइंट है, टाइम मैनेजमेंट। भूमिका निष्कर्ष को लिखना बता चुकी हूँ। जब हम रफ बनाएंगे तो अलग से भूमिका और निष्कर्ष को बिल्कुल शॉर्ट में लिख लेंगे, ठीक है, जिससे हमें याद रहे। ज्यादा से ज्यादा निबंध के आयाम को शामिल करना, ये भी बता चुकी हूँ कि जितने आयाम उस निबंध के लिए जरूरी हैं, उन आयामों को हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। और एक तरीके से हम बोलते हैं ना कि तार्किकता के साथ लिखेंगे, सिर्फ आयाम लिख के नहीं छोड़ दिया है, ठीक है। उसको हम पुष्ट भी करेंगे अपने तथ्यों से, अपने तर्कों से, कि ये जो आयाम है ये हमारे ऐसे से कैसे लिंक है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। प्रसिद्ध दार्शनिकों जैसे महावीर स्वामी है, बुद्ध है, गांधी, विवेकानंद, अरस्तु, लिंकन, इसके अलावा मिल, आप ये अमर्त्य सेन, ठीक है, जॉन रॉल्स, आप पढ़ेंगे पेपर 4 में, ठीक है, सारे दार्शनिक, कांट आप पढ़ेंगे सारे दार्शनिक। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। वहीं से
जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो आप डायरी बनाएंगे ना, ये लिखे हैं कि डायरी बनाएंगे, उसमें उनके इम्पोर्टेंट कथन लिख लिए। कोई बात उन्होंने किसी पे कही है, जैसे मिल को जब आप पढ़ेंगे तो महिला संबंधी बात करते हैं, जब कांट को पढ़ेंगे तो वो क्या साध्य की बात करते हैं, कि साधन के साथ साध्य की पवित्रता की बात करते हैं, गरीब लोगों के साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो। बेसिकली जो ये जब हम पढ़ते हैं ना कि जो दवाइयों का एक तरीके से टेस्टिंग होती है, उसके ऊपर हम कांट के बड़े बढ़िया विचार देखते हैं। आप एथिक्स में पढ़ेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपनी जो डायरी में ये सब चीजें लिखनी है। उसके बाद दोस्तों, अब हमने बहुत सारी चीजें देखी, अब आपको क्या करना है, कम से कम 15 दिन में एक निबंध जरूर लिखना है। 15 दिन में क्या आप 250, आप जो है ना पेपर 1, 2, 3, 4 को पढ़ते रहते हो, आंखें दर्द करने लगती हैं, और इसी 250 नंबर के ऐसे के लिए क्या आप इतना नहीं कर सकते कि 15 दिन में आप एक ऐसे लिख सको? ठीक, 15 दिन में एक ऐसे लिखोगे तो आप सोचो कि जब आपका एग्जाम होगा तो आपके पास एसेस की एक सीरीज भी होगी अलग अलग टॉपिक पे, आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी और आप बहुत बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको अपनी डेली हैबिट में ये बनाना है। और जो मैंने क्लास की शुरुआत में बताया था आपको ऐसे का महत्व, वो बताने का कारण ही यह था कि इतने इंपॉर्टेंट पेपर को हम बिल्कुल ही छोड़ के चलते हैं, बिल्कुल ही एकदम रिलैक्स होके चलते हैं, तो रिलैक्स नहीं करना है। ठीक है, यदि आप इस पेपर में अच्छा कर लेते हैं तो आप आईएएस बन सकते हैं, आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात को ध्यान रखना है। ऐसे आपको आईएएस बनाएगा, आपको अवसर देगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। 20-30 निबंध लिख लिया जाए, मतलब आपने अगर 20-30 तो लिख ही लोगे, आपने यदि आप मान के चलो 40 से 50 अलग अलग टॉपिक्स पे निबंध लिख लिए, अपने नोट्स बना लिए, आपको लिख के दे सकती हूं मैं। यदि आपने थीम को पकड़ लिया एग्जाम हॉल में, आयामों को खोल दिया, ठीक है, कुछ बेहतरीन भूमिका निष्कर्ष लिख के दे सकती हूँ। 150 से 160 अंक बहुत इजीली पालोगे, बहुत इजीली। और एक्सट्रीमली गुड कर दोगे तो 170 के आसपास भी जो है आपको नंबर मिल सकते हैं। और इतना ज्यादा स्कोप मार्क्स को प्राप्त करने का जीएस के किसी भी पेपर में नहीं है। तो आप इसका महत्व समझ गए होंगे दोस्तों। ऐसे की पूरी स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को बताई, ऐसे क्यों हमारे आईएएस टॉपर में इंपॉर्टेंट है, आईएएस टॉपर बनने में इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर आईएएस बनने में इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बताया। और बेहतरीन ऐसे लिखने की रणनीति मैंने आप लोगों को बताई। अब सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि बेहतरीन जो एक तरीके से मैं आप लोगों को यहां बताती हूँ। अब आप एक मार्कर उठा लो फटाफट। हम ऐसे के ऊपर स्पेशल जो है ना अपनी क्लासेस लाएंगे दोस्तों। ठीक है, 15 से मान लो 20 क्लासेस लाएंगे। आप उन 20 की 20 क्लासेस को देखोगे, मेरे साथ सीखोगे। ठीक है, उसके बाद अपने इनोवेशन करोगे, आप गारंटी 150 से 160 के बीच नंबर ले आओगे। इतने के लिए मैं आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ। फटाफट एक रिवीजन, फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का। निबंध लेखन देखा हमने क्या है, इसका महत्व देखा दोस्तों, कैसे इसमें बहुत शानदार मार्क्स मिलते हैं। रणनीति देखी, अलग अलग टॉपिक पे हमने डिस्कस किया कि थीम को समझना है, हमें आयामों को खोलना है, भूमिका को बेहतर बनाना है, भूमिका लिखने के मैंने आपको अलग अलग तरीके बताए, मुख्य जो भाग है उसको कैसे हमें बेहतरीन तरीके से लिखना है, निष्कर्ष लिखना है, उसके तरीके मैंने आपको बताए। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको भूलनी नहीं है, यदि आप एक अच्छा ऐसे लिखना चाहते हैं, तो आईएएस बनना चाहते हैं तो, और मैं गारंटी दे सकती हूँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनका वर्तमान समय में सबसे बड़ा उद्देश्य आईएएस बनना ही है। तो जो चीज आईएएस बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे एकदम मेहनत करनी है उस पर। ठीक है, साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं सबमिट होने जा रही है 20-21 फरवरी को, तो इसमें पार्टिसिपेट करें। इसमें बहुत ही अपने अपने क्षेत्र के विद्वान आप लोगों से मुखातिब होंगे, आप लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यदि आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं,
सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप ललिता वाईटी कोड का यूज करें, ठीक है, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन है या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, तो ललिता वाईटी कोड का यूज करें दोस्तों। इसके साथ ही मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी ललिता कुमारी पे जाके फॉलो करें। आपको कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी पूछना है, आप मुझे वहां पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों यदि ललिता वाईटी कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका दोस्तों अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे साथ जुड़े रहें। बहुत आपको नॉलेजेबल चीजें मिलती रहेंगी और मैं आप लोगों को केवल वही चीजें बताऊंगी जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको सही रणनीति मैं दूंगी, जो आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं कल की कक्षा में। कल मैं मूल अधिकार पढ़ाने वाली हूँ 11:30 बजे यूट्यूब पे। मूल अधिकार पार्ट 2 मेरा आने वाला है दोस्तों। और कल शाम को स्पेशल पे मेरी एनसीईआरटी क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। तो दोस्तों आप वहां पे आए, एनसीईआरटी को हम बहुत ही बुनियादी तौर पे और बहुत ही अवधारणात्मक समझ बनाते हुए कवर करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में दोस्तों, तब के लिए जय हिंद जय भारत।